नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सामान्य अध्ययन से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी हम लाते हैं आपके लिए, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके तैयार की जाती है और उसको बनाने के पूर्व बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को भी देखा जाता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी उसमें शामिल करने का प्रयास हम करते हैं और लगातार उसमें सुधार भी कर रहे हैं। करंट अफेयर्स के सवाल भी उसमें हम शामिल कर रहे हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख भी रहे होंगे, आगामी यूपी लोअर पीसीएस, यूपी सुपर टेट, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, यूपीपी सहित तमाम ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जहां जहां सामान्य अध्ययन आपसे पूछा जाएगा, तो वहां पर हमारी यह श्रृंखला निर्णायक सिद्ध होने वाली है। और बिना देरी किए हुए आज की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा रोज की भांति आज भी भारत की राज्यव्यवस्था से ही लिया गया प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। हमारा प्रयास रहता है कि कुछ प्रश्न हम अपनी श्रृंखला में ऐसे शामिल करें जिनका उत्तर आपको नहीं में देना होता है, क्योंकि जब परीक्षा में ऐसा प्रश्न हमसे पूछा जाता है तो वहां पर गलती होने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इसी क्रम में हमारी टीम के द्वारा ऐसे प्रश्नों को श्रृंखला में लगातार शामिल किया जा रहा है। आज का प्रश्न भी ठीक वैसा ही है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो उत्तर आपको बहुत सोच समझ के देना है, नहीं है वाला उत्तर है और इसको हमने सबसे पहले अंडरलाइन कर दिया है। उत्तर आपसे नहीं में पूछा गया है। 4 विषय यहां पर दिए गए हैं जो कि संवैधानिक दृष्टि से संविधान सम्मत है। वन, शिक्षा, व्यापार और रक्षा, इन 4 विषयों में ऐसा कौन सा विषय है जो संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है रक्षा। ठीक है, रक्षा जो है वह संघ सूची का विषय है। रक्षा कहां का विषय है? तो रक्षा संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। और इस पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है। कानून कौन बनाएगा? तो बताएंगे रक्षा संबंधी कानूनों का प्रावधान का अधिकार किसके पास है? तो भारत की संसद इस पर कानून बनाएगी। याद रखिएगा, भारत की संसद इस पर कानून बनाएगी। बाकी जो हमारे 3 विषय बचे हैं, वन, शिक्षा और व्यापार, ये तीनों समवर्ती सूची से संबद्ध है। ठीक है, समवर्ती सूची से संबद्ध विषय है वन, शिक्षा और व्यापार। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून भारत की संसद और राज्यों के विधानमंडल दोनों बनाते हैं, परंतु यदि किसी अमुक विषय को लेकर के दोनों के बीच में टकराव होता है तो संसद के द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता दी जाती है। और राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य का विधानमंडल बनाता है और संघ सूची के विषयों पर कानून भारत की संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। तो हमारे संविधान में वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है? तो आप जवाब देंगे 12। और संविधान की, ठीक है, हम यहां पर व्याख्या आपको दे रहे हैं इसकी, संविधान की 7वीं अनुसूची, ठीक है, संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों का विभाजन किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों को विभाजित किया गया या विषयों को बांटा गया है। कौन? राज्य का विधानमंडल या संसद कहां पर कानून बनाएगी, कौन उसका कहां पर प्राधिकार शुरू होगा, कहां पर समाप्त होगा, ऐसा संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों को परिभाषित किया गया है। ठीक है, विषयों को परिभाषित किया गया है कि वहां पर कौन कानून बनाएगा। तो विषयों को परिभाषित किया गया है यहां पर। तो पहला है संघ सूची, ठीक है, पहला संघ सूची, और दूसरा जो है वह है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची के बाद राज्य सूची, राज्य सूची। तो यहां पर जो कि पहले आपको बता चुके हैं अभी, संघ सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा? भारत की संसद बनाएगी। समवर्ती सूची के विषयों पर भारत की संसद और राज्यों के विधानमंडल दोनों कानून बनाएंगे। और यदि विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रमुखता संसद के द्वारा बनाए गए कानून को दी जाएगी और राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य के विधानमंडल बनाएंगे। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो गया विकल्प डी, रक्षा। रक्षा जो है वह संघ सूची का विषय है। चंपारण सत्याग्रह में इनमें से कौन शामिल नहीं था? यहां पर दूसरा प्रश्न, इसका उत्तर आपको नहीं भी देना, हमने इसको अंडरलाइन कर दिया है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, राम मनोहर लोहिया, राजकुमार शुक्ल, आचार्य जीवत राम भगवान दास कृपलानी और महात्मा गांधी। तो चंपारण सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं है? चंपारण सत्याग्रह का सामान्य परिचय है कि वर्ष 1917 में गांधी जी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह किया गया था बिहार के चंपारण में। वहां के किसानों की समस्याओं से गांधी जी को अवगत कराया गया और वहां के एक लीडर थे, जैसा कि विकल्प में दिया हुआ है, राजकुमार शुक्ला जी के आह्वान पर महात्मा गांधी चंपारण जाते हैं, बिहार में जाते हैं और वहां पर भारत की धरती पर गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह किया गया। कब किया गया? तो वर्ष 1917
1917 में, ठीक है, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। चंपारण है कहाँ, ये भी कई सारी परीक्षाओं पूछा गया है, तो आप बताएंगे बिहार में। बिहार में चंपारण नाम की जगह पर वर्ष 1917 में गांधी जी के द्वारा भारत की धरती पर, भारत की भूमि पर पहला सत्याग्रह किया गया, जो कि सफल रहा। तो इसमें कौन शामिल नहीं है, पहले तो इस प्रश्न का आप जवाब जानेंगे। तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस सत्याग्रह में शामिल नहीं थे। बाकी राजकुमार शुक्ल, जैसा कि मैंने भी पूर्व में बोला, उन्होंने ही महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। राजकुमार शुक्ल, आचार्य जीवत राम कृपलानी, जिनको हम जेबी कृपलानी के नाम से भी जानते हैं, जेबी कृपलानी, ठीक है, जेबी कृपलानी का यहाँ पर पूरा नाम लिखा हुआ है आचार्य जीवत राम भगवान दास कृपलानी। परीक्षाओं में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनका पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर विकल्प सी है, आचार्य जीवत राम भगवान दास कृपलानी। और महात्मा गांधी के द्वारा इस सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया गया था, यह भी याद रखिएगा। तो अप्रैल 1917 में, ठीक है, अप्रैल 1917 में बिहार की धरती पर महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण में सत्याग्रह किया गया, जो कि भारत में किया जाने वाला महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह था, यह भी याद रखना है। और महात्मा गांधी 2 वर्ष पूर्व, अर्थात 1917 के 2 वर्ष पहले 1915 में 9 जनवरी की तिथि को भारत वापस आते हैं दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। अब हम जानेंगे चंपारण सत्याग्रह में और कौन कौन शामिल था। तो यहां पर 3 नाम तो यहां पर लिखे हुए हैं। पहला कौन है, तो पहले महात्मा गांधी हैं, ठीक है, महात्मा गांधी, जैसा कि विकल्प में दिया हुआ है। महात्मा गांधी के अतिरिक्त कौन था, 2 नंबर पर हो जाएंगे, जिन्होंने आमंत्रित किया था महात्मा गांधी को, राजकुमार शुक्ल, ठीक है, राजकुमार शुक्ल हो गए। 3 नंबर पर कौन है, तो आचार्य जेबी कृपलानी, ठीक है, जेबी कृपलानी, जिनका पूरा नाम ऊपर लिखा हुआ है, जेबी कृपलानी, ठीक है, जेबी कृपलानी जी हो जाएंगे। हाँ, जेबी कृपलानी, अब सही लिखा है। और 4 नंबर पर हो जाएंगे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 4 नंबर पर हो जाएंगे। 5 नंबर पर कौन होगा, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो चंपारण सत्याग्रह में शामिल था, अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है, अनुग्रह नारायण, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह। और 6 नंबर पर कौन व्यक्ति था, यह भी याद रखिएगा। तो हम यहां पर प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को लिखा जाए जो चंपारण सत्याग्रह में शामिल थे। ब्रज किशोर प्रसाद, ठीक है, ब्रज किशोर प्रसाद भी थे। और एक व्यक्ति और थे जिनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, मजहर उल हक, ठीक है, मजहर उल हक, ठीक है। तो ये प्रमुख लोग थे जो चंपारण सत्याग्रह में शामिल थे। और चंपारण सत्याग्रह के सफल आयोजन के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई। तो आपसे पूछा जा सकता है परीक्षाओं में कि महात्मा गांधी का जो संबोधन है वो किस वर्ष से शुरू हुआ। पहले उनका नाम मूलतः मोहनदास करमचंद गांधी था और उनको महात्मा की उपाधि किसने दी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। कब दी, तो चंपारण सत्याग्रह के सफल आयोजन के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को, ये गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। तो चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व किया था। और राजकुमार शुक्ल जो कि उनको आमंत्रित करते हैं, आचार्य जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद और मजहर उल हक सहित तमाम लोग शामिल हुए थे। तो यहां से अगर भविष्य में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो ये व्याख्या आपके लिए बड़ी निर्णायक सिद्ध होगी। अगले प्रश्न पर हम आते हैं, सामान्यतः फसल चक्र क्यों अपनाना आवश्यक है। सामान्यतः फसल चक्र क्यों आवश्यक है। और भारत एक कृषि प्रधान देश है, यह भी हम लोग जानते हैं, और भारत की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि ही है और भारत की अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र भी कृषि है। तो यहाँ पर इसकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है। सामान्यतः फसल चक्र क्यों आवश्यक है, 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए। पादपों में प्रोटीन बढ़ाने हेतु, व्यापारिक फसलों हेतु, मृदा की नमी को बनाए रखने हेतु या मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाए रखने हेतु। तो इस प्रश्न का विकल्प डी बिल्कुल सही है। सामान्यतः फसल चक्र अपनाया जाता है मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए फसल चक्र बहुत आवश्यक है। और फसल चक्र का एक अन्य लाभ भी है कि सब फसलों का, ठीक है, फसलों का संतुलित उत्पादन होता है।
संतुलित उत्पादन। संतुलित उत्पादन का तात्पर्य यह है कि खाद्यान्न फसलों से लेकर के व्यापारिक फसलों के बीच में संतुलन बना रहता है। कभी कभी ये होता है, अगर फसल चक्र ना अपनाया जाए तो बहुत सारी ऐसी खाद्यान्न फसलें होती हैं जिनकी बुआई का रकबा भारत में बढ़ जाता है और उत्पादन अधिक होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उत्पादन कम होता है तो विदेशों से उन फसलों का आयात करना पड़ता है। तो संतुलित उत्पादन भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण पहल है, और इसका एक लाभ ये भी है, पहला लाभ तो है ही, मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जाने के लिए इसको अपनाया जाता है और फसलों का संतुलित उत्पादन भी होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र है? भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? 4 विकल्प यहाँ पर आपको दिए गए, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और लेह। ठीक है, तो पूरे भारत में सबसे कम नमी या आर्द्रता का अभाव वाला क्षेत्र कौन है? तो इस प्रश्न का विकल्प डी बिल्कुल सही है। लद्दाख जो है वहां पर आर्द्रता का अभाव सबसे ज्यादा पाया जाता है और वहां पर सबसे शुष्क क्षेत्र होने का उसे दर्जा प्राप्त है। लद्दाख है कहां पर? तो याद रखिएगा लेह। ठीक है, विकल्प डी बिल्कुल सही, लेह है कहां पर? तो ये लद्दाख में है, याद रखिएगा, जो कि भारत का वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश भी है। लद्दाख में ही एक क्षेत्र है लेह, जैसा कि यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है, और यह वर्तमान में लद्दाख जो है जहां पर लेह स्थित है, यह वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। कब से? तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, यह भी याद रखिएगा। और कब से, तो डेट भी यहां पर लिखी हुई है, 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था, एक स्वयं जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, जहां पर लेह स्थित है, जो कि प्रश्न आपसे पूछा गया कि सबसे शुष्क क्षेत्र भारत का बताइए। तो इस तिथि के पश्चात लद्दाख भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम बात करेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा बरसात होती कहां पर है? तो मेघालय। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य में सबसे ज्यादा बरसात होती है और जगह का नाम है मासिन राम। ठीक है, मासिन राम। पूर्व में यह रिकॉर्ड मेघालय का ही एक स्थान है, चेरापूंजी उसके नाम दर्ज था। तो भारत में अगर पूछा जाता सबसे ज्यादा बरसात कहां पर होती, तो आप जवाब देंगे मेघालय का मासिन राम। और सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का लेह नाम का स्थान जो है वह सबसे शुष्क है। अगला प्रश्न आपके सामने, इंदिरा गांधी सरकार ने किस वर्ष भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया था? ठीक है, 4 विकल्प यहां पर दिए गए, वर्ष 1956 में, वर्ष 1978 में, वर्ष 1966 में और वर्ष 1970 में। तो पहले हम लोग जानेंगे कि अवमूल्यन होता क्या है और तब सही विकल्प पर पहुंचेंगे। अवमूल्यन होता है मुद्रा का अवमूल्यन। ठीक है, मुद्रा का अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। तो मुद्रा का मूल्य सरकार के द्वारा जब जानबूझ करके कम कर दिया जाता है। ठीक है, मुद्रा का मूल्य जानबूझ करके जब कम कर दिया जाता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के सापेक्ष, तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। और मुद्रा के अवमूल्यन से निर्यात जो है वो प्रोत्साहित होता है, याद रखिएगा, इससे निर्यात प्रोत्साहित होता है। तो मुद्रा का मूल्यन है कि मुद्रा के मूल्य में जानबूझ के कमी कर देना। तो मुद्रा का मूल्यन इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा कब किया गया? तो वर्ष 1966 में किया गया था। वर्ष 1966 में इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थी और उनके कार्यकाल में भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया था। ऐसा क्यों किया गया था? तत्कालिक परिस्थितियां ऐसी क्या थी? तो याद रखिएगा, भुगतान संतुलन का संकट था। ठीक है, याद रखिएगा, भुगतान संतुलन का संकट था। ठीक है, विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी थी, विदेशी मुद्रा भंडार कम था। ठीक है, तो इन कारणों से और अंतरराष्ट्रीय जो वित्तीय संस्थाएं उनका दबाव भी भारत पर बहुत ज्यादा था। तो ऐसी दशा में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, उनके द्वारा नेतृत्व की सरकार के द्वारा वर्ष 1966 में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, अर्थात भारतीय रुपए का मूल्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के सापेक्ष कम कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आज के क्रम में, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है?
भारत में जो परमाणु ऊर्जा विभाग है उसका प्रबंधन किसके अधीन है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। तो इस प्रश्न का विकल्प सी बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसे हम लोग कहते हैं पीएमओ। ठीक है, पीएमओ के द्वारा निर्देशित होता है, ये याद रखिएगा। और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई? तो आप याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई है? तो 3 अगस्त, ठीक है, 1954 को इसे स्थापित किया गया है। और परमाणु ऊर्जा आयोग की अध्यक्षता भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? 1857 के विद्रोह के परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। किस क्षेत्र को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? 4 विकल्प है, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब और अवध। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा अवध। ठीक है, 1857 के विद्रोह में सबसे ज्यादा सैनिक अवध से शामिल हुए थे, इसीलिए अवध क्षेत्र को यह संज्ञा दी गई है। किस वर्ष रामलीला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा 4 विकल्प यहाँ पर हैं, 2008, 2000 और वर्ष 2012, वर्ष 2001। तो इस प्रश्न का विकल्प ए बिल्कुल सही है। वर्ष 2008 में रामलीला को यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया हुआ है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, शहर का नाम और देश का नाम। यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? प्रश्न दोहरा रहे हैं, आपको कमेंट में जवाब देना है, किसका मुख्यालय किस देश में और किस शहर में है। अगला प्रश्न है, अल्जीरिया किस महाद्वीप का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है? 4 विकल्प यहाँ पर है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, याद रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहां से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरने वाला एकमात्र महाद्वीप ऐसा है अफ्रीका। तो अफ्रीका का अल्जीरिया देश क्षेत्रफल के आधार पर अपने महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? ठीक है, 4 विकल्प यहां पर है, मेरठ, कानपुर, वाराणसी और लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है लखनऊ में 6 से 7 मई 2026 के मध्य, ठीक है, इसका आयोजन किया गया। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? याद रखिएगा, तो इसकी अध्यक्षता की गई थी भारत के जो कृषि मंत्री वर्तमान में है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। तो लखनऊ में अगर आपसे पूछ लिया जाए कहां पर हुआ था, तो आपको याद रखना है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ। ठीक है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ। रहमान खेड़ा, जगह का नाम रहमान खेड़ा है और लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपका एक प्रश्न और तैयार होगा कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां है? रहमान खेड़ा लखनऊ में है। 6 और 7 मई 2026 को इसका आयोजन किया गया और भारत के वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य था कि फलों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए और यहां से होने वाले निर्यात को बढ़ाया जाए और किसानों को प्रसिद्ध किया जाए और फलों से संबंधित नई नई वैरायटी को यहां पर विकसित करके किसानों तक दे जाने का प्रावधान किया गया और किसानों को उनकी उपज का वास्तविक लाभ भी दिया जाए, यह भी इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आज की श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस संगठन के साथ मिलकर सागर मैत्री पहल की शुरुआत की है या शुरू की है? 4 संगठन यहां पर है, डीआरडीओ अर्थात डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा विकास अनुसंधान संगठन, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या बीआरओ भारतीय सीमा सड़क संगठन, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या उपरोक्त सभी। 4 विकल्प है। तो आपको बताना कि भारत की जो नेवी है, नौसेना है, उसने हाल ही में किस संगठन के साथ मिलकर के इस पहल को शुरू किया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ के साथ सागर मैत्री पहल को भारत की नौसेना ने शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर के परिक्षेत्र में स्थित देशों से संवाद करना और उनके बीच मिलकर के वैज्ञानिक समझ को विकसित करना, तकनीकी का आदान प्रदान करना और क्षेत्रीय सहयोग की भावना को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। संगठन का नाम याद रखना, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा विकास अनुसंधान संगठन के साथ मिलकर के भारत की नौसेना ने इस पहल को शुरू किया है।
तो हिंद महासागर की जो वर्तमान में चुनौतियां हैं उनसे निपटने की भावी रणनीति का हिस्सा भी इसे माना जाता है। आज की श्रृंखला आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।